Hello friends, welcome to Current Affair Funda, Free Education Revolution. Today we start a new topic of physics, that is the gravitation, जिसका हम फर्स्ट पार्ट आज इस वीडियो में देखेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वन थिंग इज दैट इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है. सो अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे अपने कमेंट दे सकते हैं और साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं जिससे वो लोग फायदा उठा सके जो कि कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं. दिस नोट लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इससे पहले जो हमने फिजिक्स में अभी तक कवर किया है दैट इज हमने मोशन देखा है कि मोशन में कितने टाइप के मोशन थे. देन द सेकंड चैप्टर इज फोर्स, देन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. सो जो हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था दैट इज कि कोई भी बॉडी जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना पसंद करती है. अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर वो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहना पसंद करेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है. दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. वट अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ? न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था वो ये था दैट इज F इज इक्वल टू ma. मीन्स इस जो इक्वेशन का जो रियल मीनिंग है वो ये है कि वो अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उस बॉडी पे ये होता है कि दैट इट प्रोड्यूसेस मोशन इन दैट बॉडी. किसी भी बॉडी में मोशन को पैदा करने के लिए, मोशन उत्पन्न करने के लिए फोर्स का अप्लाई करना जरूरी है. मीन्स क्या है कि फोर्स ओरिजिनेट द मोशन इन दैट बॉडी. सो यहाँ ग्रेविटेशन दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. दैट इज अगर मैं एक स्टोन, एक पत्थर को मैंने किसी ऊंचाई से नीचे फेंका, मान लीजिए कि मैंने उसको एक बिल्डिंग की हाइट से नीचे थ्रो कर दिया. अब ये पत्थर नीचे आ रहा है, ये अर्थ की सरफेस पे आ रहा है. दैट मीन्स कि पहले ये मेरे हाथ में था, मैंने इसको ऊपर से छोड़ दिया तो इसका डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हुआ, उसने नीचे आना शुरू किया टुवर्ड्स द सरफेस. इसका मतलब क्या है? अगर ये मोशन में है मीन्स कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक एक्ट कर रहा है, कोई ना कोई एक ऐसी चीज है, कोई ना कोई फोर्स है जो इसको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रहा है, तभी इसमें डाउनवर्ड मोशन हुआ है. दैट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? क्योंकि अर्थ है वो अर्थ इसको अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है. दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और वी कॉल्ड इट एज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. इसे कहा जाता है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और द ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि इसकी डेफिनेशन क्या है. दैट इज व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. वो फोर्स जिस फोर्स के द्वारा अर्थ और पृथ्वी अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को आकर्षित करती है, खींचती है अपनी तरफ, उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. इस ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपॉर्टेंस ये है कि इसी की वजह से हम अर्थ पे टिके हुए हैं. हम दैट मीन्स स्टडी तरीके से अर्थ पे खड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स. जितनी भी रिवर फ्लो कर रही हैं, जो उनमें पानी बह रहा है या जो रेनफॉल होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. This is also because of the gravity. That is the gravity of the earth. According to Newton, every object in this universe attract each other with a certain force. So, Sir Newton ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है और इस अट्रैक्शन को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. सो यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ द अर्थ नहीं लिखा, वी सिंपली राइट द ग्रेविटी वर्ड और द ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि यहाँ अर्थ की सरफेस पे हमने दो स्टोन रखे हैं. ये दो स्टोन हैं, इनका मास कुछ भी मान लीजिए कि ये 1 kg के हैं. इन स्टोन्स के बीच में भी अट्रैक्शन है बट वो अट्रैक्शन बहुत कम है. वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
जिससे एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो बहुत कम है, बिकॉज इनका मास बहुत कम है। आगे हम स्लाइड्स में इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि वाई दिस इज सो, कि अगर दो स्टोन है उनके बीच में भी हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट हम ये कह रहे हैं कि वो बहुत कम है, मतलब वो इतना कम है कि हम उसको अपनी आईज से हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। सर न्यूटन ने यहाँ पे जो लॉ दिया वो लॉ ये था कि हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, दैट इज विद अ सर्टेन फोर्स, एक फोर्स वो एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं, एंड उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वन थिंग इज दैट कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में है तभी वो फोर्स अप्लाई होगा। इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, और इवन ये डिस्टेंस पे हैं तो भी ये फोर्स अप्लाई होता है। नाउ कम टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो इससे पहले स्लाइड्स में मैं आपको बता रही थी कि दैट देयर इज अ सर्टेन लॉ, that is the law of gravitation which is given by Sir Newton. What is that law? every body in the universe attract every other body with a certain force, जो हमने इससे पहले भी बताया कि इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, और इस फोर्स का मापदंड क्या है, दैट मीन्स कि इसका क्या पैरामीटर है। इसका पैरामीटर ये है कि दैट फोर्स इज, जिस फोर्स से एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है इस यूनिवर्स में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट मीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ देयर मासेस। यहाँ पे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेती हूँ कि ये मैंने दो मास ले लिए, दो बॉडीज हैं और इनका मास है m1 एंड m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। सो इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो साइन है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। एंड सेकेंड लाइन में कहा जा रहा है एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली proportional to the square of their distance between them। the distance between them, इन दोनों bodies के बीच का जो distance है that is r। so एक तरफ एक इसकी जो लाइन है वो ये है, that force is directly proportional to product of their masses, that is m1 into m2। second, that force is inversely proportional to, inversely के लिए हम उसको denominator में लेते हैं, to the square of their distance between them। the distance between them is r, so therefore it comes r square। ये दो डेफिनेशन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो इस लाइंस में हमने कही हैं। नाउ कम टू दिस स्लाइड, दैट इज, अब तक मैंने बताया आपको कि सर न्यूटन का जो लॉ था दैट इज force of attraction between two bodies that is directly proportional to m1 into m2, and that force is also inversely proportional to the square of distance between them। so अगर मैं इन दोनों equations को combine करती हूँ that is 1 and 2, so here comes a new equation that is F, force of attraction is proportional to m1 into m2, और डिनोमिनेटर में आएगा r स्क्वायर, वेयर m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, m2 इज द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम इसको हटाएंगे, सो वी केप्ट अ कांस्टेंट हियर दैट इज कैपिटल G, m1 into m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो व्हाट इज G? G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको नाम दिया गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी यूनिट है न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर मीटर -2, दैट इज द यूनिट, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है।
many of you might be confused with this capital G and a small g. So mind it that capital G is the universal gravitational constant which has a constant value of 6.67 into 10 raised to power minus 11. यूनिट, इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर मीटर माइनस 2. इसके क्या कैरेक्टर है? फर्स्ट थिंग इज दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज. ये दो बॉडीज जहां हमने रखी हैं उसके मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम. It does not depend on the medium and it does not depend on the masses. It does not depend on the masses पे भी डिपेंड नहीं करता है कि हमने जो बॉडीज ली हैं उनका वो हल्की हैं या भारी हैं. It does not depend on the R also. the distance पे भी ये डिपेंड नहीं करता है. ये एक कांस्टेंट है. अब इसकी जो हमने यूनिट निकाली है उस यूनिट को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं. दैट इज अगर मैं इस इक्वेशन 3 दैट इज द यूनिवर्सल गैस दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. इसकी इक्वेशन से अगर मैं g की वैल्यू लेती हूं दैट g इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर दैट इज डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2. सो यहां से हम इसकी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज फोर्स की जो एसआई यूनिट है जैसे मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में बताया है दैट इज न्यूटन. डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है दैट इज द मीटर स्क्वायर एंड जो मासेस की एसआई यूनिट है दैट इज किलोग्राम. सो यहाँ पे किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा. सो इसकी एसआई यूनिट आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम minus 2. So therefore there is a little bit change that this kilogram has -2 over here और जो मीटर की यूनिट है वो +2 है. So there is a little bit correction in the units. Now come to the little bit easy question. लेकिन इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है ये आप जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे देन ये हमारे सामने आएगा. कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 किलोग्राम मास लाइंग ऑन द ग्राउंड. सो जो अर्थ है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस फोर्स से ये हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ये अपनी तरफ आकर्षित करती है टुवर्ड्स द सेंटर. जो अर्थ का सेंटर है, मध्य बिंदु है, ये हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ वहां तक आकर्षित करती है. सो देयरफॉर इस क्वेश्चन में है कि अर्थ की सरफेस पे दैट मींस हेयर अ बॉल इज देयर जिसका जो वेट है वो है 1 kg एंड ये जो अर्थ है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ये अपनी तरफ इस बॉल को आकर्षित कर रही है. सो हमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है. दैट इज F is equal to G m1 m2 divided by r square. So G की value as you know that is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 and m1 here is 1 kg. And what about the m2 that is the mass of the earth, जो कि normally अगर इस तरह के questions आते हैं तो वो given होता है एग्जाम में. That is 6 into 10 raised to the power 24 kg. And ये जो देख रहे हैं ये distance, that distance is the radius of the earth. So that radius of the earth is 6.4 into 10 raised to the power 6 meter. So जब हम सारी values को इस equation में put करते हैं that is F is equal to 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into 1 kg, that is the mass of the ball, and mass of the earth is 6 into 10 raised to the power 24 kg. That is divided by the radius square, that is 6.4 into 10 raised to the power 6 whole square. So ये जो आंसर आता है that is 9.8 Newton. That is the important thing. Means कि जो 1 किलोग्राम
1 किलोग्राम मास की जो एक बॉल जो सरफेस पर रखी हुई है उसकी तरफ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वो इतना ज्यादा है, दैट इज 9.8 न्यूटन। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कितना ज्यादा है। मींस अगर हम भी अर्थ की सरफेस पर टिके हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल पुल, अगर ये 1 किलोग्राम मास को इतने ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, सो आप समझ सकते हैं कि जैसे हम हैं या जो जितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो वो क्यों इस अर्थ पर टिकी हुई हैं, बिकॉज the large gravitational force of the earth. Gravitational force hold the solar system together. That is कि जो that is the formula F is equal to G m1 into m2 divided by r square. So जितना ज़्यादा that m1 एंड m2 दैट मीन्स जो बॉडीज के बीच में जिनके बीच में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है, जितना उनका मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। जितना r द डिस्टेंस बिटवीन देम ज्यादा होगा उतना उनके बीच में फोर्स कम होगा, क्योंकि इन दोनों का r और f का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। दैट मीन्स अगर r ज्यादा है तो f कम है, और अगर f कम है तो r ज्यादा है। सिमिलरली यहां से देख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। अगर इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट ज्यादा है सो देयरफॉर फोर्स भी उनके बीच में ज्यादा होगा। सो जैसे कि मैंने बताया कि अगर दो स्टोन है जिनका केवल 1 kg तकरीबन उनका मास है, सो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं दैट इज 1 इंटू 1, इनका जो प्रोडक्ट है मास का जो प्रोडक्ट है वो कम है, सो देयरफॉर इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम है। लेकिन अगर एक, जैसे इस प्रीवियस स्लाइड में मैंने एग्जांपल लिया, एक बॉल है 1 kg की और अर्थ है, अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, सो देयरफॉर ये प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है। दैट मीन्स m1 इंटू m2 लार्ज हो जाता है, एक दैट मेक्स अ लार्ज क्वांटिटी, सो देयरफॉर इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें जो प्लैनेट्स हैं और जो सन है, अर्थ है, मून है, इनका मास तो बहुत ज्यादा है। सो देयरफॉर आप समझ सकते हैं कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा होगा। दैट इज हियर इज सम डाटा, मेरे पास जैसे कुछ डाटा है, दैट इज मास ऑफ द सन इज इक्वल टू 2 into 10 raised to the power 30 kg and mass of earth is 6 into 10 raised to the power 24 kg and mass of moon is equal to 7.4 into 10 raised to the power 22 kg. अब अगर इतने ज्यादा मास की जो बॉडीज हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। दैट इज द रीजन कि सन के अराउंड अर्थ मूव करती है एंड अर्थ के अराउंड मून मूव करता है, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बहुत ज्यादा है। देन कम्स द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सो जोहानस केपलर इन्होंने 16th सेंचुरी में ये लॉज दिए। 3 लॉज इन्होंने दिए, दैट इज अ प्लैनेटरी मोशन। दैट मीन्स कि उन्होंने जो 3 लॉ डिस्क्राइब किए, दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। 16th सेंचुरी में ये तीनों लॉज आए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड किस तरीके से मूव करते हैं। बट वो ये नहीं, उन्होंने उस वक्त पे ये रीजन नहीं दिया था कि ये मूव ही क्यों करते हैं, प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव क्यों करते हैं। दैट रीजन इज गिवन बाय सर न्यूटन and that reason is the gravitational force. Because of the gravitational force the planets moves around the sun. लेकिन उनका मोशन किस तरीके का होता है, उनका वो क्या रूल्स फॉलो करते हैं, किस तरीके से वो मूव करते हैं, दैट इज गिवन। ये जो लॉज थे ये न्यूटन से पहले आए थे। दैट इज द केपलर्स 3 लॉज हैं इनके, केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जिसको हम अब आगे फर्दर स्लाइड्स में इनको देखेंगे। व्हाट इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ?
केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ था दैट इज, उन्होंने कहा जो प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करते हैं, दे मूव्ड इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट. इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होते हैं? दैट मीन्स ओवल शेप्ड. उन्होंने फर्स्ट चीज तो ये कही कि जो प्लैनेट मूव करते हैं सन के अराउंड, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं होते हैं, दे आर इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट. एंड जो सन होता है वो, इसके जो दो फोकस हैं इलिप्स के, उसमें से एक फोकस पर सन है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, दैट इज दिस. ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसपे यहाँ पे एक प्लैनेट मूव कर रहा है अराउंड द सन. इसके दो फोकस हैं, इलिप्स के दो फोकस हैं. उसके एक फोकस पे दैट इज F1 मान लीजिए यहाँ पर सन है. उनका जो फर्स्ट लॉ था वो ये था कि दैट प्लैनेट्स मूव्स इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई. एक फोकस पे उसमें से सन होता है जिसके अराउंड प्लैनेट मूव करता है इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट. व्हाट इज द केपलर सेकंड लॉ? अब उनका सेकंड लॉ क्या था? उनका सेकंड लॉ ये था कि दैट ईच प्लैनेट जो सन के अराउंड मूव कर रहा है वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि अगर हम एक लाइन ज्वाइन करें बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन तो हम ये देखेंगे कि वो इक्वल एरिया स्वीप करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये यहाँ पर सन है, ये प्लैनेट मूव कर रहा है. जब प्लैनेट मूव कर रहा है मान लीजिए दैट इज ओ ए बी, दैट एक एरिया तो हो गया AOB और एक एरिया हो गया COD. इसका मतलब है यहां मैं ये कहना चाह रही हूं कि दैट AOB इज इक्वल टू COD. ये जो दोनों एरिया होंगे वो इक्वल होंगे. हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? दैट मीन्स कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में प्लैनेट ने सन के अराउंड जो एरिया कवर किया उसमें से वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम टाइम में वो सेम एरिया कवर करेंगे. इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स जब प्लैनेट सन के पास होता है उस वक्त उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है. दैट मीन्स जैसे सन के पास इस वक्त प्लैनेट की पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर है, तो जैसे ही वो सन के पास की उसकी पोजीशन आई उसकी स्पीड तेज हो गई. स्पीड इज ग्रेटर. वो ग्रेटर स्पीड के साथ ये एरिया को कवर कर देता है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और जबकि जब प्लैनेट सन से दूरी पर होता है, डिस्टेंस पे होता है, उस वक्त पे उसकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड इज लेस. सो देयरफॉर, लेकिन जो ये एरिया कवर करेंगे वो एरिया ये बराबर कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन इसकी फर्क कहाँ आया है? इसका फर्क आया है इसकी स्पीड में, प्लैनेट की स्पीड में. इसका मतलब क्या हुआ इस लॉ का? इस लॉ का जो इंटरप्रिटेशन वो ये है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड में मूव नहीं करते हैं, उनकी स्पीड में बदलाव आता है. जब प्लैनेट सन के पास होता है उस वक्त पे उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, और जब सन से दूर होता है प्लैनेट, दैट मींस एट दिस पोजीशन, उस वक्त पे उसकी स्पीड कम हो जाती है. केपलर्स थर्ड लॉ. व्हाट इज द केपलर्स थर्ड लॉ? उन्होंने अपने जो थर्ड लॉ में कहा दैट इज द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन. प्लैनेट और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब, दैट मीन्स आर क्यूब. आर इज अ डिस्टेंस, आर इज अ मीन डिस्टेंस, आर इज अ मीन डिस्टेंस between planet and sun. के बीच का जो मीन डिस्टेंस है वो r है. दैट मीन्स r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, दैट मीन्स t स्क्वायर. यहाँ पे ये टाइम क्या है? ये टाइम है जितना टाइम उस प्लैनेट को सन के अराउंड घूमने में लगा. दैट इज r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर. दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन. इससे यहाँ पे हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? दैट मीन्स r क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट.
मीन्स ये जो रेशो होता है आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, इट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। इससे जो हम फर्दर स्लाइड में देखेंगे, ये मैंने एक टेबल यहाँ पे आगे लिया है जिससे आपको ये चीज क्लियर होगी। ये कहने का क्या मतलब है कि दैट इज आर क्यूब, आर इज अ मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, टी इज द टाइम टेकन, जितना टाइम उसको सन के अराउंड मूव करने में लगता है, दैट इज इनका जो रेशो होता है दैट इज कांस्टेंट। हियर कम्स द डाटा। जैसे कि आप देखें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, इन सब में जो मीन डिस्टेंस है वो देखिए आप अलग अलग है। पीरियड जो वो टाइम पीरियड लेता है एक सर्कल दैट मीन सन के अराउंड मूव करने में, वो भी अलग अलग है, लेकिन इनका जो रेशो आता है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नियरली कांस्टेंट। सेकंड प्लेस पे आके आप देखेंगे इसमें खाली 0.1 का डिफरेंस आ रहा है, बट दैट इज अ नियरली कांस्टेंट थिंग, means that ratio r cube divided by t square, that is constant for the planets which moves around the sun. So this is the importance of the Kepler's law. With this we conclude the first part of the gravitation. Next is the second part of the gravitation, और उसके बाद हम इसके MCQ भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो पे अपने कमेंट भी दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर करंट अफेयर ग्रुप, जहां अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं, जो हमारे एक्सपर्टीज हैं डेफिनेटली उसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।